गुड मॉर्निंग बच्चों आज क्लास 11th में गृह विज्ञान विषय में पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भोजन, पोषण तथा पाचन। चैप्टर नंबर 3 आपका 30% सिलेबस कम होने के कारण उसमें कट चुका है, इसलिए आज हम 4th लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें है सबसे पहले आता है भोजन। भोजन क्या है? मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें क्या है, अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित होना चाहिए भोजन, और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैलेंस होना चाहिए। अब उसमें शरीर की जो पूर्ति होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो पूर्ति करता है? उसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि। किसी एक तत्व की भी अनुपस्थिति मानव शरीर को रोगी बना सकती है, और साथ ही इससे शारीरिक विकास तथा बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आता है भोजन का अर्थ। भोजन शब्द उस प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जो हम खाते हैं और जो हमारे शरीर का पोषण करती हैं। इनमें ठोस, अर्धठोस और तरल सभी तरह की खाद्य सामग्रियों का समावेश रहता है, और जिस पदार्थ को हम भोजन कहेंगे, उसमें 2 बातें मुख्य रूप से होनी आवश्यक है। नंबर 1, पदार्थ को खाने योग्य होना चाहिए, अर्थात जिसे हम खा सके वह भोजन के अंतर्गत आएगा। नंबर 2, उससे हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब आता है आगे भोजन के कार्य। हम भोजन तो करते हैं, लेकिन उसके कार्य क्या है, क्यों करते हैं हम भोजन? नंबर 1, सामाजिक कार्य। भोजन खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। आपने देखा होगा, कहीं भी हम जब समाज में खड़े होते हैं, वहाँ पर हम मिलजुल कर साथ में भोजन करते हैं। जैसे आप टिफ़िन लाते हैं, साथ में बैठ के अपना टिफ़िन करते हैं। ठीक है, शादी है, कहीं पे जन्मदिन है, कोई और प्रोग्राम हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साथ में बैठकर भोजन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए मिलते हैं, और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी भोजन का विशेष महत्व है। इससे हमारे सामाजिक कार्य भी पूरे होते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कैसे? हम सभी की कुछ ना कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सुरक्षा, प्रेम और आदर सत्कार। भोजन भी इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक माध्यम है। जैसे कि आप जानते हो, उदाहरण के लिए, जब आपकी मम्मी आपकी पसंद का अच्छा सा खाना तैयार करती हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा, जाहिर सी बात है। आपको लगता होगा मम्मी कितना प्यार करती हैं, या मम्मी को भी आपका खाना बनाते हुए बड़ा आनंद मिलता होगा कि हाँ, मैं अपने बच्चों की पसंद का खाना बना रही हूँ। या कोई बीमार है व्यक्ति, उसके लिए खाना बन रहा है, खिचड़ी बनी है या कोई दाल बनी है या उबला हुआ भोजन है कुछ, तो इससे जो पेशेंट है, व्यक्ति बीमार है, उसको भी आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ, कोई मेरा भी ध्यान रखता है। ठीक है, इससे उसकी मनोवैज्ञानिक भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। नंबर 3, शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य कैसे? भोजन हमारे शरीर के लिए 4 विशेष कार्य करता है। नंबर 1, भोजन से हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है। क्या है, जब भी हम भोजन करते हैं, तभी हमारे शरीर को आवश्यक जो ऊर्जा होती है वह मिलती है, जिसके कारण हम अपने काम कर रहे होते हैं, काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। हम जब विश्राम कर रहे होते हैं, तब भी हमें भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो शरीर के, ये तो है बाहरी कार्य, कुछ शरीर के अंदर के कार्य होते हैं, जैसे रक्त का संचालन है, हृदय का धड़कना है, भोजन का पाचन है पेट में, या फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया है। इन सभी कार्यों के करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से ही मिलती है।
नंबर 2 आता है भोजन शरीर को विकसित करने में सहायक होता है। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को विकसित करने के लिए नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और इन नई कोशिकाओं के बनने में भोजन का मुख्य योगदान है। ये कोशिकाएं कभी कभी चोट से नष्ट हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आपने देखा होगा कहीं चोट लग गई तो वहाँ से छिल जाता है या स्किन पे से वहाँ से जख्म बन जाता है, खून निकल जाता है। तो क्या होता है, आप वहाँ पर जब खाना पीना हम ठीक खाते हैं, प्रोटीन की मात्रा हम ठीक लेते हैं शरीर में, तो क्या होता है वो जगह वहाँ पर भरने लगती है, अपने आप ही नई कोशिकाएं वहाँ पर बनने लगती हैं और वो जहाँ चोट लगी है वह जगह पर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ऐसे ही आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि छोटा सा बच्चा होता है, उसका शरीर धीरे 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 वो विकसित होता जाता है। तो ये कार्य भी भोजन के माध्यम से ही होता है। नंबर 3 आता है भोजन रोगों से सुरक्षा देता है। शरीर के अंदर प्रकट होने वाले रोगों एवं कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। फिर आता है भोजन शरीर की क्रियाओं को नियमित और व्यवस्थित करता है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं स्वतः ही होती रहती हैं, उनका नियंत्रण और उनका सुचारू रूप से चलना हमारे भोजन पर निर्भर करता है। श्वसन क्रिया है, रक्त संचालन है, पाचन तंत्र है, ठीक है, ये सभी क्रियाएं हैं जो कि भोजन के द्वारा ही व्यवस्थित और नियमित रहती हैं। हमारे शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसी तरह से हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। शरीर से मल का निष्कासन भी नियमित रूप से वांछनीय है और यह सब भोजन के द्वारा ही यह सब कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। आगे आता है बच्चों भोजन, पोषण और स्वास्थ्य का अंतर संबंध। जो भोजन है और उसमें जो पोषण है उनका आपस में, स्वास्थ्य का, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। नंबर 1, पोषण की सरलतम परिभाषा क्या दी जा सकती है। हमारे मुख में जाने के बाद आगे भोजन का क्या होता है। आपने सोचा होगा कि हम ये खा रहे हैं, कोई भी चीज़ है आपने खाई, अब उसका आगे क्या होगा, आगे उसका कितना पोर्शन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। जो हम चबाते हैं वो अंदर जाकर जो अम्ल बनते हैं शरीर के अंदर, उनमें मिक्स होकर वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महीन पार्टिकल्स में, कण में, अणुओं में टूट जाते हैं और जो फॉर्म में हमारे शरीर को, जिस रूप में हमारा शरीर उनको ग्रहण कर सकता है, वो उस रूप में बन जाते हैं और हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यही दिया है इसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसको इस प्रकार परिभाषित किया है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती केवल रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या खाता है, कितना खाता है, कैसा खाता है, इस पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। सामान्य रूप से शारीरिक विकास हो और जीवन भर स्वस्थ रहें, इसके लिए अच्छा पोषण बहुत आवश्यक है। फिर आता है पोषण का अर्थ। पोषण का क्या अर्थ है। सभी जीव जातियों को अपनी शारीरिक वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत और अन्य जीव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सभी पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स को जिन्हें प्रयोग में लाकर जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने कोशिका द्रव का निर्माण करते हैं, भोजन कहते हैं। पोषक इन पदार्थों के इतने जटिल और बड़े होते हैं कि जिस रूप में लिए जाते हैं न तो आहार नाल की भित्ति से अवशोषित हो सकते हैं और न ही उसी रूप में कोशिकाओं तक पहुंचकर प्रयोग में आ सकते हैं। अतः भोज्य पदार्थों के इन जटिल अणुओं को आहार नाल में जलीय अपघटन द्वारा सरल व छोटे अणु में विघटित कर दिया जाता है, जिससे वे आंत की भित्ति से अवशोषित होकर रुधिर और लिम्फ द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होते हैं। इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें यही दिया है कि जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे पेट में जाकर, आहार नाल में जाकर बहुत छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और
आंत की भित्तियों से अवशोषित होकर रुधिर में वो मिल जाता है, जिससे हमारे शरीर में रुधिर के द्वारा सारे शरीर में वो फैल जाता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं। आगे आता है भोजन के स्रोत। हमें कहाँ कहाँ से भोजन मिल सकता है, जैसे सब्जी, फल, दालें, गेहूँ, चावल, मक्खन, दूध, मांस, ये सभी हमें भोजन इन चीज़ों से प्राप्त होता है। ये स्रोत हैं। खाद्य पदार्थ दिए हैं, सारणी दी हुई है जो इसमें खाद्य पदार्थ हैं उनकी क्या उपयोगिता है, जैसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं जल और खनिज लवण, ये हैं उपापचयी नियंत्रक। फिर आता है कार्बनिक भोज्य पदार्थ, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, ये सब आपके जो पदार्थ हैं वे आएंगे। इनका अलग अलग कार्य दिया हुआ है। फिर आता है पहला पॉइंट है जल। जल क्या है? जल आप सब जानते हैं कि जीव हमारे शरीर में जल की मात्रा 50% से 85% तक होती है। जीव जातियों में जल के 3 स्रोत हो सकते हैं। एक तो भोजन के साथ कैसे? जो भी भोजन पकाया जा रहा है उसमें उपयोग होने वाला जल। नंबर 2 पीकर, जो भी जल आप पी रहे हैं। नंबर 3 उपापचय के फलस्वरूप शरीर में बनकर, जो भी शरीर के अंदर पाचन क्रिया हुई उसके बाद बनने वाला जो जल होता है वह शरीर में फैल जाता है। ये 3 प्रकार से जल हैं। जल अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का आधारभूत विलायक होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन शरीर भार का 2% जल व्यय हो सकता है, अतः प्रतिदिन 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। जल के क्या कार्य हैं? उपापचयी पदार्थ है जल, और जो अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। जल शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। यह एक अद्वितीय घोलक या विलायक होता है। जीव द्रव्य के अधिकांश पदार्थ इसमें घुलनशील होते हैं। जल के विभिन्न अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। नंबर 2 आता है खनिज लवण। खनिज लवण आप सब जानते हैं, ठीक है। शरीर में मुख्यतः कौन से पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं लोहा, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ये विद्युत आवेशित आयनों के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। खनिज लवण के स्रोत कौन से हैं? हरी सब्जी, अनाज, दूध, मांस, सलाद, नमक, ये इनके स्रोत हैं। शरीर में इन लवणों की मात्रा 2-3% तक होती है। ये मानव शरीर को स्वस्थ निरोगी रखकर कार्य करने के योग्य बनाए रखने के लिए तथा उसकी उचित मात्रा में वृद्धि के लिए प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और जल की जितनी आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही आवश्यकता हमारे शरीर को खनिज लवण की होती है, ठीक है। अब आता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, गंधक, क्लोरीन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोरीन, ये सब खनिज लवण होते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में ज़्यादा कौन से यूज़ होते हैं? फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं? दांतों और हड्डियों की सुरक्षा के लिए, और जो लोहा होता है आयरन, वो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए अति आवश्यक होता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दूध, सोयाबीन, गाजर, पालक, सेब, इनसे प्राप्त होता है। और जो आयरन होता है वो टमाटर, केले, इनसे भी हमें मिल सकता है। इसके बाद आता है कैल्शियम। साधारण व्यक्तियों के लिए 2400 से 2800 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो एक गर्भवती माता है, स्त्री है, वो और दूध पिलाने वाली माता हैं, उनको 2000 से 3400 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है। पर पत्तेदार हरी सब्जियां इनका प्रमुख स्रोत है और काफ़ी मात्रा इसकी दूध में भी मिल जाती है। इसके बाद जो भी सलाद है उसमें आपको मिल जाएंगी इनकी मात्रा शरीर की वृद्धि के लिए। आयोडीन की मात्रा भी शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और काहे में, किस चीज़ में पाया जाता है आयोडीन? गाजर, गोभी, आलू, मटर, लहसुन, केला, इन सब में आपको आयोडीन भी मिल सकता है। ऐसे ही लोहा है। लोहा भी रक्तवर्धक होता है, रक्त को बढ़ाने वाला होता है। यह लाल रक्त के लाल कणों में पाया जाता है। लाल रक्त कणों में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन का यह एक आवश्यक घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना
होता है। किस किस चीज़ में पाया जाएगा? लोहा, दाल, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी, सलाद, पुदीना, टमाटर, यकृत, अंडे, मांस आदि में मिलता है। खनिज लवण के क्या कार्य हैं? शरीर के कुछ ऊतक में जो टिश्यूज होते हैं उनमें लवण ही मुख्य अवयव है, जैसे रुधिर, अस्थि, तंत्रिका तंत्र, दांतों में। लवण आयनों में के रूप में, लवण का मीन्स खनिज लवण, आयनों के रूप में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जीव द्रव्य में संवेदनशीलता का गुण लवण आयनों की विद्युत चालकता के कारण ही होता है। रासायनिक लेन देन हेतु कोशिका भित्ति की पारगम्यता बनाते हैं। कुछ लवण शरीर में लाल रुधिराणुओं के निर्माण में मुख्य भूमिका रखते हैं। कुछ लवण जीव द्रव्य का निश्चित पीएच बनाए रखने में सहायक होते हैं। थक्का जमाने में भी लवण कार्य करते हैं। जैसे कोई चोट लग गई तो वहाँ पर खून का थक्का जमाने में लवण कार्य करते हैं। लवण शरीर के तरल ऊतक में निश्चित परासरणी दाब बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर 4 में 2 टॉपिक हमने आज किए हैं, भोजन, पोषण, ठीक है, और पोषण के अंदर जल और खनिज लवण, इनको आप ध्यान से समझेंगे। चाहे तो आप वीडियो को 2-1 बार देख सकते हैं और इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।